नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सैनी। आप देख रहे हैं विन न्यूज़ नेटवर्क। आज के 40 साल पहले जो हमारी ज़मीन की गुणवत्ता थी वो काफ़ी कम होती थी। 1965 तक हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ग्रीन निर्देशन का नारा दिया, जिसमें पंजाब, हरियाणा होते हुए पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया। इसमें किसानों को रासायनिक खाद डालने को लेकर बढ़ावा दिया गया ताकि हमारा उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सके, जिससे कि हमें दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर खड़ा ना होना पड़े। उसके बाद देश आत्मनिर्भर हो गया। सरकार ने सिर्फ रासायनिक खाद को बढ़ावा दिया। जैविक खाद और रासायनिक खाद को एक साथ मिलाकर खेती करने का बढ़ावा नहीं दिया गया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि किसान सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भर हो गया। आज कोई भी सब्जी की पैदावार किसी खास मौसम की मोहताज नहीं है। पर क्या आप जानते हैं, इन रंग बिरंगी खूबसूरत दिखती सब्जियों की पैदावार बढ़ाने और कम समय में ज़्यादा उपज लेने के लिए तमाम ऐसे केमिकल और हानिकारक उत्पादों का सहारा लिया जाता है। आपकी सेहत के लिए काफ़ी गंभीर विषय है। रासायनिक खाद से फसल की पैदावार तो बढ़ी, लेकिन साथ ही कई गंभीर बीमारियों को बिना बुलाए न्योता पहुँच गया। लेकिन देश के किसानों की समस्या यह है कि जैविक खाद को कैसे बनाएं। जैविक खाद बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, गुड़, चोकर, मिट्टी का मिश्रण तैयार करना चाहिए। इन 5 तत्वों को आपस में मिलाने के लिए हाथ से या किसी लकड़ी के डंडे की मदद लें। मिश्रण बन जाने के बाद इसमें 1 से 2 लीटर पानी डाल दें। अब इसे 2 दिन तक ढक कर रख दीजिए, जिसका जैविक मिट्टी तैयार हो जाएगी और खेती के लिए आसानी हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन मीडिया। आज हमारे साथ मेवालाल जी हैं, जो कि जैविक विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। तो आप सर जैविक खेती के प्रमुख हैं और जिसके बारे में जानकारी है, सर आपको हमारे दर्शकों को क्या बताइए जैविक बारे, क्या है जैविक? जब क्या है कि हमारे 40 साल पहले जो हमारी जमीन की सॉइल स्ट्रक्चर थी, मतलब जमीन के अंदर जो गुणवत्ता थी, वो काफी कम होती। 1965 तक हमारी फूड सिक्योरिटी माइनस, 1965 अनाज के लिए हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अदर देशों से आत्मनिर्भर होना। तत्कालीन उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा दिया और ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब और हरियाणा से होते हुए ये पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया। इसमें रासायनिक खादों का किसानों को उपयोग करने को बढ़ावा दिया गया, ताकि हमारा अनाज बड़े पैमाने पर उत्पादन हो और हमको अनाज के लिए जो कटोरा लेके विदेशों में खड़ा रहना पड़ता, वो धीरे धीरे ये आत्मनिर्भर अनाज में हो। लेकिन यहाँ पर गलतियां हुई। सिर्फ रासायनिक खादों का बढ़ावा दिया गया, जैविक खाद बना करके दोनों को एक साथ मिला के खेती करने का बढ़ावा नहीं दिया गया। तो इसका दुष्परिणाम निकला कि किसान जो है सिर्फ रासायनिक खाद के ऊपर डिपेंड हो गया। उससे हमारा जैविक जो ऑर्गेनिक कार्बन होनी चाहिए थी मिट्टी की, वो 9 से 12% के बीच होनी चाहिए थी। इतना रासायनिक खाद और कीटनाशक डाल दिया कि वो 3% भी नहीं। दूसरा, 40 साल पहले जब तक हमारी 69, 81 तक की अगर हम इसको ले लें 91 तक, तो 1 एकड़ में हमारा जो है वो 40-45 लाख केचुआ होता था और जमीन में 70-72 हजार करोड़ छेद करके झरना बना देता था। जैसे पानी बरसता था पूरी अंडरग्राउंड वाटर को बिछा देता था। तो जो अर्थोन हमारा होता था, ये प्रकृति का पहला हलवा, मतलब बिना पैसा लिए वो खेत की जुताई करता था। उसका दुष्परिणाम हुआ, मिट्टी खत्म, वो केचुआ मर गया, मिट्टी हमारी कंपैक्ट हो गई। जो पानी हमारा बरसता था वो पृथ्वी के अंदर नहीं जाके नाला नालियों से फिर समुद्र में। तो गांव में जंगल जो है वो बहुत नीचे हो जा रही है और उसका दुष्परिणाम और निकला कि केचुआ ना होने की वजह से मिट्टी कंपैक्ट हो गई। तो किसानों को बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती थी। किसान 2 मीटर डीप तक केचुआ जो चार करके झरना बना देता था, मिट्टी पोली रहती थी, किसान सिंचाई करता था, वो 6 इंच नमी तक चली जाती थी। आज वो
मिट्टी 2 इंच तक 3 इंच के बाद में कम्पैक्ट हो गई तो सिंचाई की सूख जाता, बार बार जरूरत पड़ती है। दूसरी, अगर अभी जो स्थिति हुई है गेहूं के पीरियड में हल्का सा बरसात हुआ, हवाएं चली, तो जड़ें जो है उसके नीचे ना जाकर गेहूं सब गिर गए। दूसरा, ये किसानों के लिए रोटावेटर किसी ने डेवलप कर दिया। रोटावेटर, ये रोटावेटर किसानों को सिर्फ 2 इंच की जुताई करता है, लेकिन जरूरी खेती का जो ऑर्गेनिक क्रॉप बन के आ रहा वो बाजार में अभी ग्राहक नहीं। हर आदमी 80 रुपए का गेहूं नहीं खरीद सकता। रेमंड का कपड़ा ज्यादा जाना पूरे अर्बन एरिया में 2% लोग भी नहीं, क्योंकि 4000 रुपया रेमंड का कपड़ा है सूती। ऐसे नॉर्मल जो है 80 रुपए का गेहूं आम ना, इसलिए 70-80% यूरिया डीएपी को माइनस कीजिए, 25-30% आपको जरूरत है तो आप डालिए, केचुआ वापस हो जाएगा, मिट्टी का स्वादिष्ट। और सर, इस जैविक खेती के लिए सरकार कोई सब्सिडी दे रही है, उसको क्या उसकी योजनाएं चल रही है? ये तो सरकार ही जाने सरकार क्या कर रही है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि सब्सिडी की इसमें जरूरत नहीं है। हमको पल्स पोलियो अभियान की तरह एक ब्लॉक एक मोबाइल वैन लेकर 3-4 सालों तक किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाना, तभी किसान ऐसे पल्स पोलियो का शुरुआत में लोग ड्राफ्ट नहीं मिला है, लोगों के दिमाग में था कि इससे नई जनरेशन नहीं पैदा, लेकिन सरकार ने एक अभियान चलाया और पूरे देश से पल्स पोलियो हमारा खत्म नहीं है, लगभग 0%। ऐसे अगर सरकार हर ब्लॉक में मोबाइल वैन के माध्यम से 3-4 सालों तक एक अभियान चलावे, बहुत पैसे की जरूरत नहीं है। किसानों से कृषि कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 0.5% शेष का पैसा लेते हैं। आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, किसान भी दे रहे हैं, सर्विस टैक्स में, और एक साल में ये लगभग 92 हजार करोड़ रुपया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें से 54,000 करोड़ रुपया किसानों को किसान समृद्धि योजना में दे दिया। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 3-4 सालों में ज्यादा से ज्यादा पल्स पोलियो अभियान की चलाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। अभी आज के 20 साल पहले जाएंगे तो हमारे समाज में लोग जो बुजुर्ग थे वो 100 साल 120 साल जिंदा रहते थे, लेकिन इसमें देख रहा हूँ 50 साल 60 साल 70 साल खत्म हो गया। आखिर इसमें जैविक का कुछ योगदान? हाँ, बहुत बड़ा योगदान है। पहले हमारी जैसे गाय दूध भैंस होती थी, उसका घी निकाला जाता था आज के 40 साल पहले, तो गांव में जिसके घर में घी निकलती थी महक जाता था। एक हेल्दी हमको दूध भी, आज हमको दूध भी नहीं मिला जो आप चाहिए। एक आदमी को पोषक तत्व पूरा जो दूध नहीं, तो जो गाय हमारी या भैंस है, जो कीटनाशक का प्रयोग हम क्रॉप में करते हैं, पैडी में गेहूं में, उसका भूसा और वो पैडी हम जानवर को खिलाते हैं, तो उसमें बड़े पैमाने पर कीटनाशक का प्रयोग करते हुए जो उसको राशन दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर जाते हैं, इसलिए हेल्दी दूध नहीं मिलेगा। एक दुष्परिणाम यह है कि अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं मिला, जो हर इंसान को दूध चाहिए। दूसरी, यूरिया डीएपी का प्रकोप बढ़ा, उसी आधार से कीटनाशक बड़े पैमाने पर हुए। ऐसे हमारे यहाँ पहले भुजिया चावल खाए जाते। भुजिया चावल जो होती थी, भूसी के अंदर एक आयन होती थी। जब भुजिया किया जाता था तो भूसी का जो आयन होता था वो हमारे राइस में चला जाता था, और वो जब हम लोग खाते थे या हमारे बाबा खाते थे तो उनका पूरा पोषक तत्व चावल में मिलता। आज 40 की चावल आप खाए, उसका चिकना कर दिया, उसमें कोई पोषक, और जो भूसी राइस में से निकल के आती है वो राइस ब्राउन के रूप में फैक्ट्री में जाती है, और वही राइस जो ब्राउन फैक्ट्री का तेल निकाला जा रहा है वो चावल को भुजिया करते समय, सीधा चावल बनाते समय वो हमारे उसमें चावल के अंदर
तो इसलिए हेल्दी फूड हमको मिलता था। हमारे बाबा को, पिताजी को, हमारे पिताजी ने 95 के साल में, हमारे साथ उसमें 105 पर ये लोग चक्की का आटा ना करके जाते का आटा आप पीस के खाए। इन लोगों को घी और दूध वो मिला जो अब हम लोगों को नहीं, हमको बचपन में मिला। मेरी 67 साल की उम्र है, तब हम लोगों ने गांव में जितनी हेल्दी फूड खाई, आज उसका परिणाम है कि मैं पूरा स्वस्थ हूं। क्वेश्चन हमारा और है कि इसमें देश में पहले खेती करते थे हम लोग, तो एक समय पे बारिश होती थी, लेकिन इस समय आए दिन कभी भूकंप आ जा रहा है, कभी बरसात हो जा रही है, और इसका जैविक खेती से भी तो चीज लेन देन है। हाँ, जैविक खेती से जब हम कीटनाशक का और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं और किसान इसको जला रहा है अपनी पैली को, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कितना CO2 कार्बन नेचर को दे रहा है। तो जब हम ग्लोबल वार्मिंग में जा रहे हैं, पूरा देश जा रहा है, तो किसानों का भी योगदान है उसमें ग्लोबल वार्मिंग। जो अपना एग्री बायो वेस्ट है वो कहीं कहीं इनडायरेक्ट को जला उसको बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्जन करना चाहिए। अभी जो फोकस किया जाता है, सपोज कीजिए आपका है, आप 68 kg किचन वेस्ट जो जनरेट करते हैं उससे 68 kg CO2 कार्बन निकलता है। ऐसे किसानों का जो एग्री बायो वेस्ट है, जो फर्टिलाइजर नहीं बनाएंगे, फेंका जाएगा, जलाया जाएगा, तो वो CO2 कार्बन जनरेट करेगा। तो जो क्लाइमेट चेंज का पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, कम वर्षा हो रही है, अभी इसमें टेम्परेचर बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? लू चलने की बात हो रही है। तो जैविक खेती में भी इसका प्रभाव है। अगर हम धीरे धीरे एग्री बायो वेस्ट को कन्वर्जन कर लें, बायो फर्टिलाइजर को किसान जलाएगा, तो किसान जलाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग में CO2 कार्बन इसमें हो रहा है नहीं। आप 5 किलो जलाएंगे तो 5 किलो से CO2 कार्बन जनरेट होगा। आप 50 तक जलाएंगे, अब पैली बनती है, धान हमने काट दिया, पैली पूरा जल रहा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो CO2 कार्बन को जनरेट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे सर अपने दर्शकों को बताया जैविक खेती के बारे में। मैं नवीन यादव, कैमरामैन सुष्मिता के साथ, धन्यवाद।